आज के लेक्चर में हम करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरऑल रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं, मतलब फूड ब्रेकडाउन होता है, कैसे होता है। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली ह्यूमंस के बारे में लेकर आए हैं, जो कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह काम करता है और किस तरह वो ऑर्गेनाइज है, कौन कौन से उसमें पार्ट्स हैं जो कि इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो, उसमें कितने लंग्स इन्वॉल्व हैं? 2 लंग्स, और जो उसके साथ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स होता है कि काफ़ी सारी ट्यूब्स से अटैच्ड होते हैं, जो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से। तो ऑर्गन कौन कौन से शामिल हैं, स्टार्ट करते हैं हम नॉस्ट्रिल्स से। पहला है नॉस्ट्रिल्स। जो ह्यूमन बॉडी में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं जो कि कन्वर्ज होकर आगे एक नेसल पैसेज बनाते हैं। 2 नॉस्ट्रिल आगे कन्वर्ज होकर एक नेसल पैसेज बनाते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ नॉस्ट्रिल इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू म्यूकस सिक्रीशन। तो जो अंदर वाली लाइनिंग है नॉस्ट्रिल की, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमेशा थोड़ा सा उसमें उनमें गीलापन रहता है, क्योंकि उसमें म्यूकस सिक्रीट होता रहता है। और जो वो म्यूकस और जो हेयर्स, ये हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना जा पाएँ उससे प्रिवेंट करता है। तो उसको डस्ट पार्टिकल्स को क्या है, फिल्टर करता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि नेसल पैसेज के बाद आता है। हमने क्या पढ़ा कि 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स कन्वर्ज मिलकर आगे एक नेसल पैसेज बनाते हैं, और नेसल पैसेज के बाद क्या आता है, फेरिंग्स, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है लैरिंग्स। ये लैरिंग्स फेरिंग्स के बाद आता है, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लैरिंग्स को, जहाँ से हमारी आवाज़ आती है वो लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स। उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है कि ये काफ़ी सारे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको हम कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलते हैं, जो कि जब एयर की एब्सेंस हो, मतलब जब एयर प्रेजेंट ना हो, तो ट्रेकिया कहीं कोलैप्स ना हो जाए, तो उससे ये प्रिवेंट करता है। ये कौन कौन प्रिवेंट करता है उससे? जो रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स, नहीं तो सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती थी ना। तो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, रिंग्स से मिलकर क्यों बनी है? ताकि जो ट्रेकिया कोलैप्स ना हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर। उसके बाद 5th पार्ट आता है ब्रोंकाई। जो ब्रोंकाई है, एक ये पेयर ट्रेकिया से दो ब्रोंकाई निकलते हैं। एक ब्रोंकाई जो है एक लंग में एंटर कर जाता है, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग में एंटर कर जाता है। और उस एंटर करने के बाद ब्रोंक्यूल्स आते हैं, मतलब ब्रांचेस में जो ब्रोंकाई थे वो लंग्स के अंदर ही ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और उसके बाद आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स के एंड में एयर सैक्स होते हैं। तो जी जो ये एल्वियोलस है उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलस होते हैं वो काफ़ी थिन मेम्ब्रेन के बने होते हैं, और ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज ओपन होती हैं, मतलब इनका कनेक्शन जो है ब्लड कैपिलरीज के साथ होता है। ये एल्वियोलस है जहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, ब्लड के साथ मिक्स होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एग्जिट होना होता है वहीं पर एल्वियोलस में एग्जिट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाती है वहीं पर। उसके बाद हमें याद करना है, मतलब एक माइंड में रखना है कि कैसा कैसा पैसेज हमने पढ़ा। सबसे पहले एयर कहाँ से एंटर करेगी, फिर कहाँ पर जाएगी। तो हमें पैसेज एक थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो हम माइंड में रखने का एक छोटा सा एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल एन, स्टार्टिंग एन नोस्ट्रल्स का स्टार्टिंग एन, नेसल पैसेज का एन, नेसल कैविटी का एन। ट्रिपल एन PLT BLB ABC, मतलब उनका पहला जो अक्षर है वो आप ध्यान में रख सकते हो। ट्रिपल एन
PLT, BLB, ABC। तो N से नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर कहाँ पर जाती है, नेसल पैसेज में, उसके बाद नेसल कैविटी में एंटर करेगी, फिर फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स में एंटर करेगी, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वियोलर सैक्स पर जाएगी और फिर ब्लड कैपिलरीज के साथ मिक्स हो जाएगी। तो ये है पैसेज। उसके बाद आता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मतलब कि ब्रीदिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे होती है ब्रीदिंग, कौन से इसमें ऑर्गन शामिल होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, लंग्स के ब्रीदिंग मैकेनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट है काम है डायाफ्राम का, जो कि कंट्रोल करता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बोन्स के बीच में मसल्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसी तरह जो रिब्स बोन्स होती हैं उनके बीच में कौन से जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम इंटरकोस्टल्स मसल्स बोलते हैं, जो कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म के लिए स्पेशली जानी जाती हैं, क्योंकि ये चेस्ट को अपवर्ड मूव कराती हैं, डाउनवर्ड मूव कराती हैं। जब हम गैस इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो ये जो हमारी चेस्ट है वो अपवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है। ये किसकी हेल्प से, इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से। तो डायाफ्राम किस तरह मूव करता है जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो डायाफ्राम वो मेम्ब्रेन है जो थोरेसिक चैम्बर, मतलब कि जो रिब्स वाला ऊपर वाला साइड होता है, जो जहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस मेनली होता है, उसको एब्डोमिनल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से अलग करता है। और अगर आपने न्यूट्रिशन में डायग्राम देखी होगी ध्यान से, तो उसमें डायाफ्राम स्टमक के ऊपर होता है और जो कि रिब्स से एब्डोमिनल कैविटी को, मतलब थोरेसिक चैम्बर से एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। तो जब डायाफ्राम डाउन मूव करता है तो लंग्स एक्सपैंड होती है और एयर अंदर जाती है लंग्स के अंदर। क्योंकि अगर हम बैलून की एग्जांपल भी ले लें कि जब हम बैलून में एयर भरते हैं तो बैलून क्या है, वो एक्सपैंड कर जाता है, तो उसके अंदर हवा, क्योंकि हवा भर जाती है। उसी तरह अगर लंग्स के अंदर हवा जाएगी, एयर जाएगी, तो लंग्स भी एक्सपैंड होंगे और डायाफ्राम क्या है, मूव्स डाउन कर जाएगा। और अगर डायाफ्राम मूव्स अप कर रहा है तो मतलब जो लंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एयर एक्सहेल होगी। इस तरह मतलब डायाफ्राम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपवर्ड मूव करेगा। उसी अप और डाउन मूव करने से चेस्ट मूव करती है अप और डाउन। ब्रीदिंग जब हम एक्सहेल करते हैं डाउन मूव करती है चेस्ट, अगर इनहेल करते हैं तो जो चेस्ट है अपवर्ड मूव करती है। तो चाहे आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। तो उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने दो बात की, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। उसका डिफरेंस आता है कि जो इनहेलेशन क्या होता है कि सांस अंदर लेना, एयर को इनहेल करना, अंदर लेना। एक्सहेल मतलब जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो इनहेलेशन में क्या है, जो रिब्स हैं वो अपवर्ड, मतलब चेस्ट, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो चेस्ट ऊपर को मूव करती है अपवर्ड, तो रिब्स ही हैं जो अपवर्ड मूव करती हैं। और एक्सहेलेशन में रिब्स डाउनवर्ड मूव करेंगी। डायाफ्राम इनहेलेशन में फ्लैट हो जाता है और एक्सहेलेशन में डॉम शेप्ड हो जाता है। और इनहेलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सहेलेशन में वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हवा बाहर आ जाती है, इसीलिए जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। तो ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसका हमने सबसे पहले पार्ट्स को डिस्कस किया, फिर ब्रीदिंग मैकेनिज्म को डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन से। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी आने वाली अगली वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और आप अपना सिलेबस इसी तरह कंप्लीट करते रहें और अच्छे से अपने जो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दें। थैंक यू।